बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, लर्नर्स, टीचर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखें स्टूडेंट्स, किसी भी एक एटम के वैलेंस शेल से दूसरे एटम के वैलेंस शेल में एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर एक एटम से दूसरे एटम तक क्या कहलाएगा? आयनिक बॉन्ड। आपको पता है कि जब एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज पीछे डेवलप होता है जिसे हम केटाइन कहते हैं। और जिस एटम के पास ये इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है यानी जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम A9 कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से देने वाले पर पॉजिटिव चार्ज होता है और लेने वाले पर भी यही प्रिंसिपल है कि उसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है। लेकिन जब उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद से ज्यादा होगी, इसीलिए उस पर माइनस चार्ज आएगा और वो A9 बन जाएगा। नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। हम ये जानते हैं कि मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने का रुझान रखती हैं। ठीक है, यानी metals are rich with electrons. They can lose their electron easily from their valence shell. इसी के अपोजिट जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का ट्रेंड या रुझान रखती हैं अपने वैलेंस शेल में। तो याद रखिए, ये बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनेगा, जिनमें मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नॉन मेटल जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऊपर ये लिखा हुआ है, आप इसके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। मैं इसीलिए स्लाइड्स की फॉर्म में देता हूं ताकि आप नोट्स तैयार कर सकें। अब ये देखें, नीचे ये दिया गया है कि ये अगर मैं इसको रीड कर दूं, वी नो दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे कैन लूज देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इजीली, while non-metals are electronegative because they can accept electrons in their valence shell. Thus, ionic bond can be formed between metals and non-metals easily, in which complete transfer of electron or electrons will occur from metal to non-metal as discussed in definition or above. ठीक है, ये सारा फिनोमिना मैंने आपको समझा दिया डेफिनेशन में भी। अब हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी डायग्राम भी बनी हुई होगी, वो भी आप नोट डाउन कर लें अपने नोट्स में। तो फॉर एग्जांपल, सोडियम इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अब ये देखें कि आपके हमें पता है कि मेटल जो भी है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। सोडियम की मिसाल ले लेते हैं Na, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। और दूसरी तरफ नॉन मेटल्स में से हम क्लोरीन ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू कितना होता है? 17। अब आप ये देखें कि हर एटम ये चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। कुछ एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके स्टेबल होते हैं और कुछ गेन करके स्टेबल होते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के अगर हम शेल डायग्राम देखें या उसको थोड़ा सा स्टडी करें तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो स्टेबिलिटी का क्या साइन है?
कि ऑक्टेट रूल के मुताबिक किसी एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब वो क्या होगा, स्टेबल। तो सोडियम स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, क्लोरीन को दे देगा। और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि 17 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या एटॉमिक नंबर आपको नजर आ रहा है 17, तो इसके पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने होंगे, 7। इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्लोरीन और सोडियम आपस में जब करीब आएंगे, मिलके गपशप लगाएंगे तो क्या होगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डिलीवर कर देगा, दे देगा। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो जब ये लेगा तो दोनों अपनी जगह पे खुश, दोनों के ऑक्टेट भी कंप्लीट, और इस नतीजे में सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कैसे पॉजिटिव आता है और कैसे नेगेटिव डेफिनेशन में। तो अब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये दोनों साइन जो हैं ये आयनिक बॉन्ड को शो कर रहे हैं, क्योंकि आयनिक का मतलब ही क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का बनाना, ठीक है। तो अब ये देखें, व्हेन बोथ these atoms approaches each other to overcome the forces of attraction, then sodium keeps its 1 electron from outermost shell and chlorine accepts this loosed electron from sodium. In this way, complete transfer of electron from one atom to another atom occurs and ionic bond will be formed. Next. जी स्टूडेंट्स, अब आप ये डायग्राम में देखें, आपको वो सारी थ्योरी इस एक सिंगल डायग्राम में समझ आ जाएगी। ये आपके सोडियम नजर आ रहा है। सोडियम के फर्स्ट शेल में जो के शेल, के एल एम शेल्स होते हैं, ये 3 शेल हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आपको क्रॉस में नजर आ रहे हैं और एल शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट शेल में आपको 1 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। तो अब ये देखें कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी भी यही है कि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करती है, लूज करती है। और अब ये देखें, ये क्लोरीन है स्टूडेंट्स, इसमें 2 और दूसरे में कितने हैं, 8 या 8, और लास्ट शेल में 7 है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नीचे इक्वेशन में भी, केमिकल इक्वेशन में भी आप देख सकते हैं कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए वो Na+ बन गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और ये जो लूज हुआ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन इसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और Cl- हो गया। अब ये दोनों Na+ और Cl- जब आपस में मिलेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो है एक आयनिक बॉन्ड NaCl सिंपली हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, अब हम आयनिक बॉन्ड की कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये देखें, कैल्शियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसके लास्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर जो चार्ज होगा वो +2+ होगा, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर ये मेटेलिक है तो ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को शो करेगा। ऑक्सीजन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, कम है। अगर हम इसका देखें वैलेंस शेल डायग्राम, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, पहले में 2 और दूसरे में 6 यानी 6। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और O2- हो जाएगा। अब ये देखें, Ca2+ और O2-, ये
2 प्लस 2 माइनस से कैंसिल हो जाएगा और सिंपल क्या हो जाएगा, थर्ड रिएक्शन में आप देखें CaO बन जाएगा। अब हम एक और मिसाल इसी तरह लेते हैं कैल्शियम सल्फेट की। सेम वही पहली इक्वेशन में जो है फिनोमिना वही होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 लूज करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कैल्शियम, और वही 2 इलेक्ट्रॉन जो ये लूज करेगा वो सल्फर गेन कर लेगा, तो S2 माइनस हो जाएगा। अब सिमिलरली ये कैल्शियम सल्फेट बनेगा Ca2 प्लस, इधर से पहले रिएक्शन से लेंगे जो प्रोडक्ट साइड पे है, और इधर के प्रोडक्ट से दूसरे रिएक्शन में S2 माइनस लेंगे और इन दोनों को कंबाइन करवाएंगे Ca2 प्लस S2 माइनस, तो ये CaS हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरह स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड और फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये आप नोट डाउन कर लें। इसकी जो है स्कीम ऑफ स्टडी पीछे मैंने आपको बता दी है, किस तरह से इसको जो है हमने किया है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं, ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना होता है, और पहले गेन करेगा मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, और इस तरह से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के दरमियान। नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या कंपाउंड्स। सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी है सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बॉन्ड्स हैं या ये जो कंपाउंड्स हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं। ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये मजबूती से पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या होते हैं, क्रिस्टल लैटिस के अंदर जुड़े हुए होते हैं मजबूती के साथ। तो मजबूती से जुड़े होने की वजह से ये क्या होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। यही वजह है कि ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब मैं इसकी इंग्लिश में रीड इसको कर देता हूँ। ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द अपोजिट आयंस, दीज आयंस आर लॉक्ड। लॉक्ड मतलब ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, in their allotted positions in the crystal lattice, that is why they are solids at room temperature। तो ये तो था इसकी सॉलिडिटी के बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखें स्टूडेंट्स, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, पिघलने का या उबलने का नुक्ता जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखें ये बहुत स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए होते हैं। तो इनको मेल्ट होने में भी टाइम लगेगा और बॉयल होने में भी टाइम। पहले तो मेल्ट होगा, देखें अब हम इसे हीट देंगे। अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से आपस में जुड़े हुआ है, ये बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान ये बॉन्ड बना हुआ है कि ये बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है, और इसे अलग करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब मैं इसको रीड कर देता हूँ। आयनिक कंपाउंड्स have high melting and boiling points since the positive and negative ions are tightly held। वही रीजन आ गई। in their positions in the lattice only at room temperature do the ions require sufficient kinetic energy to overcome their attractive forces and attain the freedom of movement as in a liquid। यानी इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी इसे पिघलाने या उबालने के लिए, ठीक है। दस आयनिक कंपाउंड्स नीड हीटिंग टू हाई टेम्परेचर्स बिफोर मेल्टिंग। इसको मेल्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। उनको ब्रेकअप करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी कहते हैं सलाहियत को, किसके, करंट के बहाव की सलाहियत को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसी जुमरे में हम देखेंगे कि ये करंट को किस तरह से गुजार सकते भी हैं या नहीं। सॉलिड्स आयनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं उनमें से बिजली नहीं गुजर सकती, ठीक है, बिकॉज द आयंस आर फिक्स्ड रिजिडली, यानी मजबूती के साथ, टाइटली, इन देयर पोजीशंस। मोल्टन आयनिक कंपाउंड्स और देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट अ करंट व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखें NaCl नमक है, खाने का नमक है, टेबल सॉल्ट है,
वो सॉलिड फॉर्म में अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पास करेगा। लेकिन अगर हम उसका सोल्यूशन बना लेंगे, यानी उस नमक को, उस साल्ट को हम पानी में डिसॉल्व कर लेंगे, तो तब वो अपने अंदर से क्या कर सकेगा, बिजली को गुजार सकेगा। तो हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में जो है बिजली को नहीं गुजारेगा, जबकि जो है एक्वस सोल्यूशन में यानी पिघली हुई हालत में ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर लेगा। नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। देखें, आपने बेसिक साइंसेस में जो है एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों को अपने अंदर हल करती हैं। अब ये देखें, आयनिक कंपाउंड्स ये होते हैं हमारे पास पोलर इन नेचर। तो जाहिर बात है पोलर किस में हल होगा, पोलर में, लाइक डिसॉल्व्स लाइक के मुताबिक। और नॉन पोलर किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में। आयनिक कंपाउंड्स पोलर इन नेचर होते हैं क्योंकि इसमें पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स की वजह से। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर। आयनिक कंपाउंड जैसा कि NaCl है, ये एक पोलर आयनिक कंपाउंड है। तो अब वाटर भी हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है। तो नमक और पानी आपस में हल हो जाते हैं। NaCl नमक का फार्मूला है हमारे पास केमिस्ट्री के रूल से। तो अब ये देखें, NaCl पोलर होने की वजह से वाटर में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वाटर भी क्या है, पोलर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है। नीचे आप डायग्राम में देख लें, ये क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है NaCl का। तो Na+ है, साइडों पे आप देख लें Cl- है, यानी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से जो है ना ये कंबाइन हुए हैं। अब आप ये देखें कि जब आप जैसे ही वाटर सोल्यूशन में NaCl को डालते हैं, तो वाटर सोल्यूशन, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ Cl को सराउंडिंग में आ जाते हैं और कुछ Na की सराउंडिंग में आ जाते हैं। अब Cl- है, इसीलिए जो वाटर के हाइड्रोजन्स हैं वो प्लस होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उन पे होता है। अब ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन्स हैं ये क्लोरीन की तरफ होंगे, यानी ये आपस में इनमें अट्रैक्शन डेवलप होगी। ठीक है, और Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है और वाटर की ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए ऑक्सीजन जो है Na+ को अपनी तरफ खींचेगी। जब वाटर की ऑक्सीजन Na+ को अपनी तरफ खींचेगी और जो वाटर के हाइड्रोजन्स हैं वो Cl- को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरह से ये जो NaCl का जो ये आयनिक बॉन्ड है ये क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, ये पानी के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। अब हम इसकी जो है ये थ्योरी पढ़ लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली क्वाइट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। फॉर एग्जांपल, NaCl is an ionic compound when it dissolved in water. The positive part of this ionic compound, say Na+, is surrounded by the negative part of water molecule, say O-, while the negative part of this ionic compound, say Cl- ion, is surrounded by positive part of the water, say H+ bond H+। वही बात आ गई जो मैंने पहले बताई है कि Cl- जो है वाटर के पॉजिटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा और Na+ जो है वाटर के नेगेटिव पार्ट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। इस तरह से ये Na+ के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। ड्यू टू दीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन पोलर सब्सटेंसेस लाइक वाटर। नेक्स्ट, ये स्टूडेंट्स पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है डेंसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से ये टाइटली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ टाइटली जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब एक चीज टाइटली हेल्ड है, फंस के आपस में जो है वो जुड़ी हुई है, तो जाहिर बात है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब देखें, डेंसिटी का फार्मूला होता है D=m/v। तो अब इनवर्स रिलेशन है डेंसिटी और वॉल्यूम के दरमियान। जो चीज बटे में होती है उसके दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है और जो सामने होती है वो डायरेक्ट रिलेशन। अब डेंसिटी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स में एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी,
और अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी। अब यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है तो इट मीन्स डेंसिटी बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है जबकि इसका वॉल्यूम कम होता है। ये आप इसको नोट डाउन कर लें, ये सारे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है नोट्स बना लें इसके। यही बात जो है ये यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने आपको समझा दी है। हार्ड एंड ब्रिटल जैसे कि सॉलिड बिहेवियर भी हमने इसका चेक किया है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में, तो सेम उसी तरह ही है। आयनिक जो कंपाउंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? इनकी हार्डनेस की वजह यही है, पीछे सॉलिडिटी में भी डिस्कस हुआ है कि इनके दरमियान मेन रीज़न जो इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद है नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स। इनमें नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स हैं, आपको पता है कि ये बॉन्ड जो है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज या आयन के दरमियान बनता है, केट आयन और इन आयन के दरमियान बनता है। अब जाहिर बात है वो उसकी डायरेक्शन सेम तो होगी नहीं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनकी डायरेक्शनल नहीं होती, यानी कि इनकी कोई एक खास डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो ये बॉन्ड जो है नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आइसोमॉर्फिज्म। आयनिक क्रिस्टल्स हैविंग द सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आर फाउंड टू हैव आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। For example, NaF is isomorphs with MgO. Both possess similar crystalline forms and similar electronic arrangements. अब ये देखें, नीचे आपको Na प्लस नजर आ रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है हमारे पास 1s2 2s2 2p6 एंड Na प्लस। गौर से देखें, प्लस का मतलब ये होता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुआ है। वैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉनिक इसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन प्लस आ गया तो इट मीन्स कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो 11 की बजाय हम उसे 10 में, ये देखें 1s2 2s2 ये 4 हो गया, 2p6 ये 10 हो गया। तो इसी तरह आगे आप देखें F माइनस की, तो 1s2 2s2 2p6 ये भी सेम Na प्लस की तरह है। मैग्नीशियम की भी सेम है, क्योंकि F माइनस का मतलब टोटल एटॉमिक नंबर, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 9 होता है फ्लोरीन का। तो पहले शेल में हमारे पास जो है इसके 2 होते हैं, दूसरे में 7 होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो गेन करने की वजह से इसके पास कितने हो जाएंगे 10। तो वैसे 9 होते हैं, एक गेन करेगा तो कितने हो जाएंगे 10, इसलिए इसकी कन्फिग्रेशन पीछे वाले से मैच करती है, ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स हैं। ठीक है, इसी तरह Mg2 प्लस सेम है, O2 माइनस सेम है। ठीक है, तो इनका जो है क्रिस्टलाइन सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आइडेंटिकल होती है मोस्टली। ठीक है, तो यानी इन्होंने अपने आखिरी शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल किसी तरह से पूरा करना होता है। तो अब ये मिसालें NaF की उसने दी हुई है, ऊपर नीचे भी दी हुई है, ये NaF बनता है NaF, और नीचे वाला जो है ये MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म को शो करते हैं ये कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स बहुत शुक्रिया आपने मेरी ये वीडियो देखी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूर दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।